हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्तंभ क्लासेस। आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल स्तंभ क्लासेस पर स्वागत है। आज की वीडियो में हम हाड़ौती के पठार के बारे में बात करने वाले हैं। ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी इस वीडियो को देख सकें और राजस्थान में नई अपडेट के साथ नई जियोग्राफी को पढ़ सकें। देखिए, वीडियो को शुरू करने से पहले हम राजस्थान के भौतिक प्रदेश की बात कर लेते हैं। तो राजस्थान के भौतिक प्रदेश को हमने 4 भागों में बांटा था, जो कि है उत्तर पश्चिमी मरुस्थल, अरावली प्रदेश, पूर्वी मैदान और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। देखिए, उत्तर पश्चिमी मरुस्थल को हमने 2 भागों में बांटा था। एक था शुष्क मरुस्थल और एक था अर्धशुष्क मरुस्थल। अगर बात करें हम अरावली की, तो देखिए अरावली को हमने 3 भागों में बांटा था। उत्तर पूर्वी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिण की अरावली। उसके बाद में हमने पढ़ा था पूर्वी मैदान। पूर्वी मैदान को हमने 4 भागों में बांटा। एक है हमारा बनास बेसिन, दूसरा बाणगंगा बेसिन, तीसरा चंबल बेसिन और चौथा है माही बेसिन। तो इस प्रकार से हमने 3 भागों को पढ़ लिया है राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में। और अब हमारा चौथा भाग है, वो है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश या कहें कि हाड़ौती का पठार। तो आइए बिना देर करे वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि चैनल पर डाली गई हर वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हाड़ौती का पठार। देखिए, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में मुख्यतः कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ आते हैं। तो हाड़ौती का पठार है वो कौन सा हुआ? 4 जिलों से मिलकर बना है, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। लेकिन अगर हम बात करें कि इसमें और भी जो ज़िले हैं, वो ज़िलों का कुछ भाग है वो इसमें आता है, जैसे कि धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। इन ज़िलों का भी कुछ भाग है वो हाड़ौती के पठार में है वो शामिल है। लेकिन अगर हम मोस्टली बात करें कि कौन से वो ज़िले हैं जिनमें हाड़ौती का पठार स्थित है या हाड़ौती के पठार के नाम से उनको जाना जाता है, तो वो है कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। देखिए, अरावली पर्वतमाला और विंध्याचल पर्वत को जोड़ने वाला भाग है वो क्या कहलाता है? हाड़ौती का पठार है। ठीक है। अब ये जो भाग है जो इन दोनों को जोड़ता है वो उसे क्या कहते हैं? हाड़ौती का पठार। इसे ही संक्रांति भी कहा जाता है। ठीक है। इस क्षेत्र में चौहानों की एक जाति है वो निवास करती है। उस जाति का नाम है हाड़ा चौहान। और इसी क्षेत्र में जो बोली बोली जाती है, यानी कि जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है, वो है हाड़ौती। इसी कारण से इसे हाड़ौती का पठार भी कहा जाता है। तो आप देखोगे कि हाड़ौती के पठार को क्यों कहा जाता है? क्योंकि देखिए यहाँ पर एक तो हाड़ा चौहान है वो रहते हैं, इसीलिए इसे हाड़ौती का पठार कहा जाता है। दूसरी, इस क्षेत्र में है वो हाड़ौती जो भाषा है, जो बोली है, वो बोली जाती है। इसी कारण से इस क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? हाड़ौती का पठार के नाम से जाना जाता है। देखिए, अगर हम बात करें तो हाड़ौती का जो पठार है वो मालवा पठार का अंग माना जाता है। किस पठार का अंग माना जाता है? मालवा पठार का। और मालवा का जो पठार है वो उत्तर पश्चिम में स्थित है। मालवा का पठार है वो उत्तर पश्चिम में स्थित है। हाड़ौती के पठार को सर्वाधिक अस्पष्ट अधर प्रवाह वाला भाग जो भौतिक प्रदेश है वो माना जाता है। हाड़ौती के पठार को सर्वाधिक क्या माना जाता है? अस्पष्ट अधर प्रवाह वाला भौतिक प्रदेश भी माना जाता है। अब देखिए, हमने यहाँ पर कहा है कि अस्पष्ट अधर प्रवाह, तो देखिए इस शब्द का अर्थ क्या है? देखिए, जो कटा फटा क्षेत्र को क्या कहा जाता है? अस्पष्ट अधर प्रवाह क्षेत्र कहा जाता है। अब कटा फटा क्यों है ये क्षेत्र? क्योंकि सर्वाधिक नदियां हैं वो इसी क्षेत्र में पाई जाती हैं। ठीक है, जैसे आपकी चंबल हो गई, बनास हो गई। तो जो सर्वाधिक नदियां हैं, क्योंकि चंबल सबसे बड़ी नदी है, इसकी जो सहायक नदियां हैं वो भी आती हैं इसी क्षेत्र में, इसीलिए क्या है कि इसमें सर्वाधिक नदियां पाई जाती हैं। और नदियां होने के कारण ही क्या है कि इसमें मिट्टी का जो अपरदन है वो सर्वाधिक होता है। अब मिट्टी का सर्वाधिक अपरदन होता है, इसीलिए इस अगर आप इसे सैटेलाइट से देखोगे तो ये क्षेत्र है वो कटा फटा हुआ दिखेगा। ठीक है, इसीलिए इस क्षेत्र को क्या कहा गया है? अस्पष्ट अधर प्रवाह क्षेत्र भी कहा जाता है।
देखिए, अगर हम आगे इसकी बात करें तो ऊपरमाल का जो पठार है, यानी कि जो भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया तक का जो ऊपर उठा हुआ जो भाग है, इसीलिए इसे क्या कहा गया है, ऊपरमाल का पठार भी कहा जाता है। ठीक है। अब देखो, हमने बात की थी कि अरावली की ढलान किस ओर है, तो हमने देखा था कि दक्षिण से उत्तर की ओर है, क्योंकि राजस्थान में जब अरावली प्रवेश करती है तो सर्वाधिक होती है, और जब राजस्थान से निकलती है तो उसकी ऊंचाई है वो कम होती है। ऐसे ही हमने मरुस्थल की बात की थी कि मरुस्थल की ढलान किस ओर है, तो उत्तर से दक्षिण की ओर है। क्यों, हमें ऐसा क्यों पता चला कि भाई उत्तर से दक्षिण की ओर है? लूणी नदी का जो ढलान है वो उत्तर से दक्षिण की ओर है, इसीलिए हमें पता चला कि मरुस्थल की ढलान किस ओर है। ऐसे ही हमने अरावली की ढलान को पता किया, ऐसे ही हमने पूर्वी मैदान के भाग को पता किया। तो अगर हम बात करें कि हाड़ौती की ढलान किस तरफ है, यानी कि हाड़ौती का जो पठार है तो इसकी ढलान किस तरफ है, तो हाड़ौती की जो पठार की जो ढलान है वो दक्षिण से उत्तर की ओर है। हाड़ौती की पठार की जो ढलान है वो किस तरफ है, दक्षिण से उत्तर की ओर है। अगर हम बात करें हमें ये क्यों पता चला कि दक्षिण से उत्तर है, हो सकता है कि उत्तर से दक्षिण हो या पूर्व से पश्चिम हो, तो इसका एक कारण ये है कि जब चंबल नदी है वो प्रवेश करती है राजस्थान में तो दक्षिण की ओर से करती है। ठीक है। और चंबल नदी जो आपका हाड़ौती का पठार है उसी से निकलती है, तो चंबल नदी दक्षिण से प्रवेश करती है और उत्तर की ओर जाती है, यानी कि हाड़ौती के पठार की ढलान किस तरफ हुई, दक्षिण से उत्तर की ओर होती है। अब देखिए, अगर हम बात करें हाड़ौती के पठार की, तो हाड़ौती का जो पठार है वो ज्वालामुखी प्रक्रिया द्वारा निर्मित है। इसका निर्माण कैसे हुआ, तो ज्वालामुखी प्रक्रिया के द्वारा इसका निर्माण होता है। देखिए, इसी पठारी प्रदेश को बेसाल्ट निर्मित भी कहा जाता है। दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश की मिट्टी की अगर हम बात कर लें तो इसकी मिट्टी है वो मध्य काली मिट्टी है, यानी कि इस पठारी प्रदेश में कैसी मिट्टी पाई जाती है, मध्य काली मिट्टी है वो पाई जाती है। देखियो, सर्वाधिक जल अपर्दन है वो हाड़ौती के पठार में पाया जाता है। सर्वाधिक जल अपर्दन है वो कहाँ पाया जाता है, हाड़ौती के पठार में पाया जाता है। इसका एक कारण ये भी है कि राजस्थान की सबसे बड़ी नदी की अगर हम बात करें तो चंबल नदी है वो हाड़ौती के पठार में ही स्थित है। अब देखिए, यहाँ से एक क्वेश्चन है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है कि राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जो अरावली पर्वतमाला पर नहीं है। देखिए, क्वेश्चन को आप ध्यान से सुनिएगा कि राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जो अरावली पर्वतमाला पर नहीं है, तो वो कौन सा दुर्ग है, उसका नाम हमें यहाँ पर बताना है। ऐसा क्वेश्चन आता है। अब इसका क्यों कहा गया है, क्योंकि राजस्थान में जो जितने भी दुर्ग हैं, सर्वाधिक दुर्ग हैं, वो क्या है कि अरावली पर्वतमाला पर स्थित है। तो देखिए, हमने यहाँ तक हाड़ौती के जो पठार है उसका परिचय पढ़ लिया कि हाड़ौती का पठार मुख्यतः कहाँ पर स्थित है, तो कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में स्थित है। ये अरावली पर्वतमाला और विंध्याचल पर्वत को जोड़ने वाला जो भाग है वो क्या है, हाड़ौती का पठार है। ठीक है। इसे संक्रांति भी कहा जाता है। यहाँ पर हाड़ा चौहान नामक जाति है वो जाति निवास करती है, और यहाँ पर जो बोली बोली जाती है या जो जिस भाषा का प्रयोग होता है वो है हाड़ौती की भाषा, इसीलिए इसे हाड़ौती का पठार कहा जाता है। अब ये हाड़ौती का जो पठार है ये मालवा पठार का अंग माना जाता है, हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। देखिए, इसकी ढलान है वो दक्षिण से उत्तर की ओर है और यह ज्वालामुखी प्रक्रिया द्वारा निर्मित है। ठीक है। देखिए, इस पठारी प्रदेश को बेसाल्ट निर्मित भी कहा जाता है, और यहाँ की जो मिट्टी है वो मध्य काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है। अगर हम बात करें तो राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है वो अरावली पर्वतमाला पर नहीं है, वो है गागरोन का दुर्ग। गागरोन का दुर्ग है वो अरावली पर्वतमाला पर नहीं है। हमने यहाँ तक हाड़ौती के पठार में पढ़ लिया। अब देखिए, हाड़ौती के पठार को दो भागों में बांटा जाता है। वो दो भाग कौन से हैं, तो देखिए, पहला है विंध्यन कगार और दूसरा है दक्कन या लावा का पठार। जो विंध्यन कगार है, ठीक है, इस विंध्यन कगार को जो भूमि है विंध्यन कगार की, इसे तीन भागों में विभाजित किया जाता है। देखिए, हाड़ौती के पठार को हमने दो भागों में बांटा है, विंध्यन कगार और दूसरा है लावा का पठार। अब विंध्यन कगार को हमने तीन भागों में बांटा है। पहला है हमारा अर्धचंद्राकार पहाड़ी, दूसरा है हमारा नदी बेसिन निर्मित, और तीसरा है हमारा शाहाबाद क्षेत्र। तो हमने विंध्यन कगार को तीन भागों में बांटा है। तो देखिए, पहले भाग की अगर हम बात करें कि अर्धचंद्राकार पहाड़ी,
तो देखिए इसमें है वो बूंदी की पहाड़ियाँ हैं वो शामिल हैं, ठीक है। और बूंदी की जो पहाड़ी है, जो सबसे ऊंची चोटी है बूंदी की, वो है संतूर पहाड़ी। तो देखिए जो हाड़ौती की जो पहाड़ियों की अगर हम बात करें कि सर्वाधिक सबसे ऊंची जो चोटी है वो कौन सी है, तो वो है संतूर पहाड़ी। अगर हम इसकी ऊंचाई की बात करें तो 353 मीटर ऊंची है। देखिए हाड़ौती क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो वो आपकी चांदमाड़ी या फिर हम कहेंगे चांदवाड़ी पहाड़ी। अगर हम इस पहाड़ी की बात करें तो ये 517 मीटर है। और देखिए ये कहाँ पर स्थित है, तो झालावाड़ में स्थित है और इसका नाम है चांदवाड़ी पहाड़ी। देखिए हम बात करें आगे तो रागगढ़ की पहाड़ियाँ, ये कहाँ स्थित हैं, 12 जिले में स्थित हैं। और ये पहाड़ियाँ क्या है, क्रेटल से संबंधित है। किससे हैं, क्रेटल से संबंधित है। यह भारत का प्रथम जियो हेरिटेज स्थल है। अब देखिए हमने यहाँ पर दो शब्द हैं वो लिए हैं, पहला है क्रेटल और दूसरा है जियो हेरिटेज। क्रेटल का अर्थ है ज्वालामुखी से निर्मित आकृतियां हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, क्रेटल कहा जाता है, ठीक है। जो ज्वालामुखी से निर्मित होती हैं जो आकृतियां, उन आकृतियों को क्या कहा गया है, क्रेटल कहा जाता है। और अगर हम बात करें कि जियो हेरिटेज, तो देखिए जियो हेरिटेज का अर्थ है वह भू विरासत क्षेत्र जो क्रेटल या उल्कापिंड के द्वारा निर्मित है। कौन सा, वह भू विरासत क्षेत्र जो क्रेटल या उल्कापिंड के द्वारा निर्मित है, उसे जियो हेरिटेज स्थल कहते हैं। देखिए अगर हम बात करें अर्धचंद्राकार पहाड़ी की, तो अर्धचंद्राकार पहाड़ी को घोड़े की नाल आकृति भी कहते हैं। किसकी, मतलब अर्धचंद्राकार को क्या कहा गया है, घोड़े की नाल। अब देखिए अर्धचंद्राकार आधे चंद्रमा के समान होता है, ये तो पता है। और घोड़े की नाल भी कैसी होती है, आधे चंद्रमा के समान होती है। तो इसको क्या कहा गया है, घोड़े की नाल की जैसी आकृति भी कहा जाता है। अब देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है और वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बहुत सी बार एग्जाम में पूछा गया है और बहुत सी बार पूछने पर भी बच्चों ने बहुत बार गलती की है। आधा से ज़्यादा बच्चे हैं वो इसको गलत करेंगे। और अगर आपको आता है तो आप इसे कमेंट जरूर करेंगे। ये क्वेश्चन आपके लिए ही है कि घोड़े वाले बाबे की पहाड़ी है, घोड़े वाले बाबे की पहाड़ी है, वो कहाँ पर स्थित है। इस वीडियो में जो क्वेश्चन है वो आपके लिए बनाया गया है, घोड़े वाले बाबे की जो पहाड़ी है वो कहाँ पर स्थित है। इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट कर कर बताना है। और अगर आप इस वीडियो को पूरा देख रहे हैं तो इसका जवाब आप जरूर कमेंट करोगे। देखिए अब हम बात करेंगे नदी बेसिन की। देखिए नदी बेसिन निर्मित है वो किससे बना है, चंबल नदी द्वारा निर्मित है। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे कि जब नदियों का टॉपिक होगा तो वहाँ पर हम चंबल नदी को पढ़ेंगे, तो वहीं पर नदी बेसिन की हम वहाँ पर बात कर लेंगे। तो तीसरा हमारा है वो है शाहबाद क्षेत्र। देखिए बात करें शाहबाद क्षेत्र की, तो शाहबाद का क्षेत्र है वो 12 को कहा जाता है। कि किसको कहा जाता है, जो 12 जिला है उसमें जो पहाड़ियाँ हैं उसे कहा जाता है शाहबाद का क्षेत्र। देखिए विंध्यन कगार भूमि की ऊंचाई की अगर हम बात कर लें कि विंध्यन कगार की जो भूमि है उस ऊंचाई की अगर हम बात कर लें तो ये 350 से लेकर के 500 मीटर तक है। और विंध्यन कगार जो भूमि है वो बनास और चंबल नदी के मध्य स्थित है। बनास और चंबल नदी का जो बीच का जो क्षेत्र है उसे क्या कहा गया है, विंध्यन कगार भूमि, ठीक है। विंध्यन भूमि के अगर हम क्षेत्र की बात करें कि विंध्यन भूमि का क्षेत्र ही कौन सा है, तो देखिए इसमें है वो 4 जिले आते हैं। एक है आपका बूंदी, दूसरा आपका सवाई माधोपुर, तीसरा आपका करौली और चौथा है आपका धौलपुर। इसमें कौन से जिले आते हैं, 4 जिले आते हैं, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। इसी के साथ हमने जो पहला भाग है विंध्यन कगार उसे हमने पूरा पढ़ लिया है। तो देखिए हमने हाड़ौती के पठार को 2 भागों में बांटा, विंध्यन कगार और दूसरा दक्कन या लावा का पठार। अब देखिए विंध्यन कगार को हमने 3 भागों में बांटा, अर्धचंद्राकार पहाड़ी, दूसरा है नदी बेसिन निर्मित और तीसरा है शाहबाद का क्षेत्र या शाहबाद क्षेत्र। तो हमने यहाँ तक इसको पूरा पढ़ लिया है कि विंध्यन कगार की ऊंचाई कितनी है, विंध्यन कगार की जो भूमि है या वो
किन नदियों के बीच में स्थित है और ये भूमि कौन से क्षेत्र में है, तो हमने पढ़ा कि बूंदी, स्वायमाधेपुर, करौली, धौलपुर में है। तो हमने इसके बारे में पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे दक्कन या लावा का पठार। देखिए, दक्कन के पठार को दो भागों में विभाजित किया गया है। देखिए, दो भाग कौन से हैं? एक है हमारा डंगगंगधर प्रदेश और दूसरा है झालावाड़ पठार। तो पहला कौन सा है? डंगगंगधर प्रदेश। देखिए, अगर हम इसकी बात करें तो ये झालावाड़ का दक्षिण पश्चिमी भाग है। झालावाड़ का दक्षिण पश्चिमी जो भाग है, जो मुख्यतः जो भूमि 350 मीटर ऊंची उठी हुई है, उसे क्या कहा गया है? डंगगंगधर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। तो झालावाड़ के दक्षिण पश्चिमी भाग जो 350 मीटर ऊंचा उठा हुआ है, उसे डंगगंगधर प्रदेश के नाम से या डंगगंग प्रदेश के नाम से उसे जाना जाता है। देखिए, अगर हम बात करें झालावाड़ के पठार, तो झालावाड़ के पठार की अगर बात करें तो ये झालावाड़ में स्थित है। ये तो नाम से ही हमें पता चलता है यहाँ पर। और राजस्थान के स्वायमाधेपुर में अरावली पर्वतमाला एवं विंध्याचल पर्वत समकोण पर काटते हैं। इस कारण रणथंभौर में हमें रंगीन पहाड़ियाँ देखने को मिल जाती हैं। देखिए, अगर हम बात करें महान सीमा भ्रंश, जो कि स्वायमाधेपुर और बूंदी में है, और दक्कन का पठार के अगर क्षेत्र की बात करें तो ये कोटा, बारा, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा और भीलवाड़ा। दक्कन का पठार का क्षेत्र कौन सा है? कोटा, बारा, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा और भीलवाड़ा। ये 5 जिलों में स्थित है। और अगर हम बात करें मुकुंदवाड़ा पहाड़ियों की, या कहें कि अर्धचंद्राकार पर्वत श्रेणियाँ, तो वो कहें कि झालावाड़, इसमें जो अभ्यारण्य है दर्रा या मुकुंदरा हिल्स के नाम से इसे जाना जाता है। तो देखिए, हमने यहाँ पर हाड़ौती के पठार को पढ़ा है। तो हाड़ौती के पठार को वैसे तो इसमें क्वेश्चन है वो कम ही बनते हैं, लेकिन जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उसके बारे में हमने यहाँ पर डिटेल से पढ़ लिया है। अगर आपको लगता है कि हमने कुछ राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में कुछ भूल गए हैं, कुछ पढ़ा नहीं है, या आपको कुछ समझ में नहीं आया है, तो आप वीडियो पर कमेंट कीजिएगा, तो हम उस पर फिर से चर्चा करेंगे, या फिर आने वाली वीडियो में हम उसके बारे में डिस्कशन जरूर कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने राजस्थान के भौतिक प्रदेश को है वो कंप्लीट कर लिया है। नई जियोग्राफी है, तो जितने भी बदलाव हैं वो हम इस वीडियो के माध्यम से करते चलेंगे। अब हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो राजस्थान की नदियाँ होंगी, और ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर एग्जाम में राजस्थान की नदियों से रिलेटेड 5 से 6 क्वेश्चन है वो हमें देखने को मिलते हैं। तो इनको आप जरूर देखिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और ये जो वीडियो है वो नई राजस्थान पर बनाई गई है, नए अपडेट्स के साथ बनाई गई है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही आपको पता होगा कि EORO की जो एग्ज़ाम है वो यहाँ पर रद्द कर दी गई है, और इसकी जो आगामी जो एग्ज़ाम की डेट है वो आ चुकी है, जो कि आपकी मार्च या अप्रैल में होने वाली है। तो इससे पहले हम नगर पालिका जो एक्ट है उसे हम पूरा YouTube पर निःशुल्क करने वाले हैं। तो सरल भाषा में करेंगे, ऐसी भाषा में करेंगे जो आपको समझ में आए, अच्छी भाषा में करेंगे, और इससे जो रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो भी हम इसमें भरपूर करने वाले हैं, जो आपको अन्य किसी क्लासों में नहीं मिलने वाले हैं, वो क्वेश्चन भी हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी हमसे जुड़ सकें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि चैनल पर डाली गई हर वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।